हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन बच्चों के इस प्रकार है। क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग कितना होगा। देखो, वी का फार्मूला हमें निकालना है, यही डेरिवेशन में प्रूव करके दिखाना है। वी बराबर वर्गमूल 2QED बाई एम। तो ये डेरिवेशन बच्चों हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। यानी कंडीशन में ये दे रखा है, कोई एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का कोई एक कण है, ठीक है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में क्या था, विरामावस्था में था, ठीक है, से चलकर डी दूरी तय कर लेता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग क्या होगा। बी बराबर वर्गमूल 2QED बाई एम के बराबर होगा। ये डेरिवेशन बच्चों हमको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन को लगाते हैं। सॉल्यूशन बच्चों किस प्रकार है, देखिए पहले हम इसके थोड़े से डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको रियल फील आए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों, ये कोई एम द्रव्यमान का कोई हमारे पास कण है जिस पर क्यू आवेश है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बच्चों कण जो है स्टार्टिंग में क्या देखो विरामावस्था में है, और जब भी कोई कण बच्चों विरामावस्था में होता है, ठीक है, तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है यू होता है, और यू को बच्चों हम जीरो से लिखे थे। यानी प्रारंभिक वेग क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। यानी जब भी कोई पार्टिकल बच्चों विरामावस्था में होता है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग यू होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में चलेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, कंडीशन में ये कहा गया है कि ये देखो, ये कहा गया विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट पर आ गया है, ये डी दूरी इसने यहाँ पे यहाँ तक तय कर ली है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो कितनी दूरी तय करी, इसने डी दूरी तय करी है। ठीक है, अच्छा, अब लगाएंगे देखो यहाँ पे बच्चों गति का समीकरण। आपने 11th क्लास में पढ़ोगे गति के समीकरण, उसे डेरिवेशन सॉल्व होगा। लिखेंगे गति के, यहाँ से सॉल्यूशन इसका देखो, गति के समीकरण से तो गति का जो समीकरण होता है बच्चों डिस्टेंस की टर्म्स में वो होता है वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर होता है प्लस 2AS होता है, 2AS होता है। ठीक है, जहाँ एस बच्चों डिस्टेंस होती है, ए त्वरण होता है, ठीक है, और यू प्रारंभिक वेग होता है, और बी होता है बच्चों इसका अंतिम वेग। ठीक है, अच्छा, अब देखो कंडीशन में क्या है कि यू बराबर तो जीरो है, क्योंकि कण जो प्रारंभिक अवस्था में जीरो, मतलब क्या था, विरामावस्था में था, तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे यू की जगह। तो कंडीशन बनेगी बी स्क्वायर बराबर, देखो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 2A। अब देखिए यहाँ पे कितनी दूरी तय करी इसने, डी दूरी, ये जो एस जो है दूरी होती है, अब इसने कितनी दूरी तय करी है, देखो डी दूरी तय करी है। तो इस फार्मूले में जो एस आ रहा है, इसकी हम क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एस बराबर डी। ठीक है, डी भी कोई ना कोई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही है। तो ये जो एस, इसकी हम बच्चों हम क्या लिख लेंगे, एस डी लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जीरो का वर्गमूल तो जीरो ही होता है, जीरो का स्क्वायर कर जीरो ही आएगा, तो इस वाले टर्म्स को लिखने का कोई बच्चों फायदा नहीं होगा। तो बी स्क्वायर बराबर हमारे पास रहेगा बच्चों आपका 2A, और साथ में रहेगा बच्चों आपका डी रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक बात आपको समझने लायक है, क्योंकि जो कण था प्रारंभ में कितनी क्या था, वो विरामावस्था में था, यानी इसका जो वेग था वो जीरो था, अंतिम में इसका वेग कितना हुआ, बी हुआ। इसी बी को तो हम फार्मूला निकालना है। ठीक है, यानी वेग चेंज हो रहा है, और जब वेग चेंज होता है बच्चों तो क्या होता है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, त्वरण। तो यहाँ तो बच्चों यानी जो ए आ रहा है, इस त्वरण की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आपने न्यूटन का नियम पढ़ा हुआ, देखिए ये होता है, देखिए एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एम ही होता है। एफ बराबर क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, एम ही होता है। ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। ठीक है, और यहाँ से बच्चों मैं एक ही अगर वैल्यू निकालूँ, एक ही, तो एम इसके पद में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि ए बराबर जो हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बच्चों आपका एफ अपॉन एम हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। और बच्चे एक बात आपको और पता होना चाहिए कि जब भी कोई आवेशित कण क्यू एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल लगता है। उस बल का जो फार्मूला होता है, यानी एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ बराबर QE के बराबर। क्या होता है बच्चे, QE के बराबर होता है। तो ये एफ की वैल्यू यहाँ पे, और तो ये एफ की वैल्यू हो गई। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करता है, उस पर कितना बल लगता है, एफ बराबर QE के बराबर लगता है, एफ बराबर QE के बराबर लगता है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ अपॉन एम लिखेंगे। ठीक है, ये जो ए आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखिए कराते हैं इसको आगे। ये जगह बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, तो ये आ ही रहा है साथ में,
ए की जगह हो जाएगा बच्चों एफ अपॉन एम, क्या हो जाएगा बच्चों एफ अपॉन एम हो जाएगा, और ये वाला डी जो चल रहा है बच्चों आपका सेम ऐसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एफ की वैल्यू रख लीजिए, तो एफ की वैल्यू कितनी बच्चों, एफ बराबर क्या है क्यू ई है, एफ बराबर क्या बच्चों क्यू ई है। तो इस फार्मूले जो आपका ये एफ है इसकी जगह क्या लिख देंगे हम क्यू ई लिखेंगे, तो ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 तो आ ही रहा है, और एफ की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, हम एफ की जगह लिखेंगे क्यू ई, ठीक है। और ये वाला डी है बच्चों आपका ये आ गया, और अपॉन में जो एम है बच्चों वो आपका ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये वी स्क्वायर का वैल्यू है, देखिए हमें तो वी का वैल्यू निकालना है क्योंकि उसने कहा है, देखो हमें तो वी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है बच्चों। जब इसका हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें वर्गमूल लगा देंगे, यानी हम इसको कह सकते हैं लास्ट में, यानी वी बराबर बच्चों हम कह सकते हैं ये अपॉन में जो एम है बच्चों आपका ऐसे रहेगा, ये है 2 क्यू ई और ये डी हो जाएगा, और इस देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगा देंगे बच्चों वर्गमूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे वर्गमूल, ठीक है। तो देखो बच्चों ये वही फार्मूला है जो इसने ऑलरेडी स्क्रीन पर पहले आपको दिया था, यानी क्या था वी बराबर वर्गमूल 2 क्यू ई डी बाई एम, ठीक है। तो वही फार्मूला देखो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, वी बराबर वर्गमूल 2 क्यू ई डी बाई एम। तो आइए बच्चों ये भी डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छे से क्लियर समझ में यहाँ तक आया होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अभी कैसे सॉल्व किया है आप इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कौन सा सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए बच्चों लगाते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों किस प्रकार है, देखिए ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, प्रदर्शित कीजिए कि क्या, देखिए प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, ठीक है। हमें ये दिखाना है बच्चों कि जो न्यूटन प्रति कूलम है और वोल्ट प्रति मीटर है वो एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, उस भौतिक राशि का नाम भी आपको लिख करके दिखाना है। तो चलिए देखिए लगाते हैं इसका सॉल्यूशन। आसान सवाल है ये भी बच्चों। देखो देखिए जो न्यूटन प्रति कूलम होता है ना बच्चों वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी ई का मात्रक होता है। लेकिन फार्मूला कैसे बनता है लिखेंगे, देखो वैद्युत क्षेत्र में, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश यानी Q पर लगने वाला बल F हो तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये होगा बच्चे E बराबर, आप लोगों को पढ़ रखा होगा, E बराबर होता है F अपॉन Q। क्या होता है बच्चे, F अपॉन Q होता है, ठीक है। यहाँ से मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, देखो बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक होगा बच्चों न्यूटन, क्या होगा बच्चों न्यूटन होता है बल का मात्रक, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और अपन में क्या Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों कूलम होता है, तो प्रति में आ जाएगा बच्चों कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें, तो ये बात तो ये आ गई, न्यूटन प्रति कूलम वाली बात तो ये आ गई, ठीक है। अब बात करेंगे वोल्ट प्रति मीटर की, ये वोल्ट प्रति मीटर कैसे मात्रक बना है ई का, ठीक है। तो चलिए देखिए आपको आगे समझाते हैं। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं हम, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से डी दूरी पर रखे आवेश पर, यानी आवेश Q पर वैद्युत विभव V हो तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, विभवांतर की टर्म्स में जो फार्मूला होता है ई का वो होता है ई बराबर होता है आपका B अपॉन डी होता है। अब देखिए ई बराबर B अपॉन डी है। अब देखिए यहाँ पे जो B है, B का मतलब होता है बच्चों बोल्ट, क्या होता है बच्चों बोल्ट होता है, ठीक है। और अपॉन में डी चला, डी कोई डिस्टेंस है,
तो डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी का होता है बच्चों मीटर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरे बात। तो देखो इसी फार्मूला, दोनों फार्मूलों को देखो, इसमें ई क्या F/Q0 के बराबर है, जहाँ पे मात्रा का न्यूटन प्रति कूलाम। इस फार्मूले को देखो ई बराबर क्या B/D के बराबर है, जहाँ पे मात्रा क्या बच्चों इसका वोल्ट प्रति मीटर है। यानी जो वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम है वो एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। उस भौतिक राशि का नाम क्या है बच्चों, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ में आ रहा आप लोगों को बात, यानी न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों ही बच्चों किसके मात्रक हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। इन्हें कहा है ना उस भौतिक राशि का नाम भी लिखो, तो देखिए नाम में लिख के आपको दिखा देता हूँ। इन्हें कहा देखो यहाँ पे लिखा है ना कि उस भौतिक राशि का नाम भी लिखिए, तो नाम लिख देते हैं। तो उस भौतिक राशि का क्या नाम होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। लिखना आपको ये होगा, लिखेंगे अतः दोनों मात्रक कौन कौन से, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम और न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर किसके मात्रक है बच्चों, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई के मात्रक हैं, तो ये बच्चा आपको करना था। तो आइए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अगली देखिए, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखिए लगाते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों को इस प्रकार है, देखो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखना है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक। वैद्युत फ्लक्स होता है क्या, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए हम कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं ये। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हम यहाँ पे ये बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये। ठीक है, अब मान लीजिए इसके अंदर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लें, मान लीजिए कोई हम पृष्ठ रख रहे हैं ये। ठीक है, ये कोई पृष्ठ रख रहे हैं हम। ठीक है, और इस पृष्ठ का जो एरिया है, इसका जो एरिया बच्चों क्या है वो ए है। समझ में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो अब परिभाषा बच्चों ये वैद्युत फ्लक्स की, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जो वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे आप देखें कि इस वाले जो हमने काल्पनिक पृष्ठ माना, इसे 1 2 3 वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटिव जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों को कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, चलिए मैं इस चीज़ को लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। लिखेंगे देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला बच्चों इसका ये होता है, फाई ई बराबर होता है बच्चों आपका ई ए होता है। क्या होता है, ई ए होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। अगर बच्चों इसकी मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा भी पूछा इसने, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा होता है बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम, और ये एरिया का मात्रा होता है बच्चों मीटर का स्क्वायर। तो मात्रा बनेगा इसका बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता का, वैद्युत फ्लक्स का ये मात्रक हो गया। तो आइए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये परिभाषा थी जो आपको मैंने स्क्रीन पर बताई डायग्राम के साथ, और इसका जो डायग्राम वही मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। तो आइए बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने इन्हीं 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, और ये तीनों ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप बच्चे इनकी तैयारी जरूर करें, क्योंकि बच्चे इस टाइप के जो डेरिवेशन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, तो वीडियो लेक्चर बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन सहित चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।